ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो आपका लेक्चर है वो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स के ऊपर। जो आपका टॉपिक है क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, आपका जो ब्लड होता है टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा के बारे में हमने पूरी डिटेल प्रीवियस लेक्चर में ले ली थी। उसके बाद अब बारी आती है फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में तीन चीजें होती थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी जिसे हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते थे, डब्ल्यूबीसी जिसे हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते थे, और प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले किसकी? इरिथ्रोसाइट्स की, यानी कि रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसेल्स। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसेल्स। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर ये क्या है, एक सेल है, क्या है? एक तरह की सेल। ठीक है, तो ये कैसी होती है? शेप इसकी होती है फ्लैटेंड, यानी कि थोड़ी चपटी। ठीक है, नॉन न्यूक्लिएटेड, यानी कि इस तरह की होगी और इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। नॉन न्यूक्लिएटेड का मतलब है न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा इसमें। बाई कॉनकेव डिस्क। कॉनकेव आप जानते हैं, हल्का सा धसा हुआ। तो ये इस साइड से, दोनों साइड से, क्योंकि क्या है बाई कॉनकेव, बाई माने दोनों साइड से कैसी रहेगी? थोड़ी अंदर की साइड में धसी हुई रहेगी। ठीक है, चलिए तो ये थी शेप की बात। अब जान लेते हैं कि अपने जो बॉडी है उसमें कितने टाइम तक रहती है ये? 120 डेज, 120 दिन तक। एक बार अगर आरबीसी आपकी बॉडी में बन गई, ब्लड में बन गई, तो वो 120 दिन तक काम करती है। उसके बाद वो डेड हो जाती है, खराब हो जाती है। ये कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं आपके रेड बोन मैरो में लॉन्ग बोन्स की। जो आपकी लॉन्ग बोन्स होती हैं उसमें जो आपका रेड बोन मैरो होता है, लाल अस्थि मज्जा जिसको हिंदी में शायद कहते हैं, उसके अंदर ये बनती हैं रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, अच्छा अब बात आती है इसको रेड 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 रेड, हर जगह रेड रेड क्यों कर रहे हैं भाई? रेड क्यों होती है ये? ठीक है, ये रेड इसलिए होती है ड्यू टू प्रोटीन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नाम की इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है, उसकी वजह से क्या होता है? इसका कलर रेड होता है। ठीक है, इसको हम बाद में एक टॉपिक में पूरा कवर करेंगे कि आपका हीमोग्लोबिन कैसे बनता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, इसके बारे में अलग बात करेंगे। चलिए, दे डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन। और डिस्ट्रॉय होती है तो कहां जाकर डिस्ट्रॉय होती है? ये आपकी स्प्लीन में। ठीक है, साइज जो होता है एक आरबीसी का वो होता है 7 to 8 म्यू मीटर या माइक्रोमीटर। ठीक है, 7 to 8। और इसके पास, आरबीसी के पास एक एंजाइम भी पाया जाता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। फर्दर हम आगे चलकर देखेंगे कि ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है वो किस काम आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? एंजाइम जिसका नाम क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, अब देखा हुआ आपने कि मेल और फीमेल में जो आरबीसी का काउंट होता है वो आप जब रिपोर्ट चेक कराते हैं तो वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कितना फर्क होता है। मेल में होता है या मैन में होता है 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, और वही आपका फीमेल में होगा 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है बॉडी वेट की वजह से, बॉडी मास की वजह से। ठीक है, चलिए अगर आपका ब्लड आपने लिया है 100 ml ब्लड लिया है तो उसमें 12 to 16 ग्राम क्या होगा? आपका हीमोग्लोबिन होगा। इसमें हम हेल्दी पर्सन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर 100 ml आपने ब्लड लिया किसी का तो हीमोग्लोबिन उसमें कितना होना चाहिए? 12 to 16 ग्राम। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की बात यहाँ क्योंकि हमने, क्योंकि हीमोग्लोबिन आपका कहाँ पाया जा रहा है? आरबीसी में। ठीक है, तो कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन? 12 to 16 ग्राम। चलिए अब बात करेंगे हम थ्रोम्बोसाइट्स की, यानी कि प्लेटलेट्स। आपने डेंगू में भी सुना होगा प्लेटलेट्स के बारे में, काफी हर कोई जानता है प्लेटलेट्स के बारे में कि प्लेट्स डाउन हो गई हैं, प्लेट्स बढ़ गई हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या होती है ये।
ये कहाँ बनती हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट। मेगाकैरियोसाइट एक स्पेशल टाइप की स्टेम सेल्स पाई जाती है हमारे अंदर, जो क्या करती हैं? प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन करवाती हैं। ठीक है, ये एक तरह से क्या होती है? स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं। ठीक है, कैसी? स्पेशलाइज्ड सेल। लेकिन कहाँ कराएंगी? जैसे कि ये रेड बोन मैरो में हो रहा था, तो ये भी कहाँ होगा बेटा? रेड बोन मैरो में। बस अंतर इतना है कि ये कौन कराएगा? मेगाकैरियोसाइट सेल्स कराएंगी। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब काम क्या होता है इसका? ये जो होती हैं थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स, ये इन्वॉल्व रहती हैं किसमें? कोएगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी ब्लीडिंग जो है आपकी अगर हो रही है उसको रोकने में कौन सहायक होती हैं? प्लेटलेट्स। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं। ब्लड कंटेन्स 1.5 to 3.5 लाख क्या आपकी प्लेटलेट्स। 1.5 लाख से आपकी 3.5 लाख mm/क्यूब आपकी जो प्लेटलेट्स हैं वो पाई जाएंगी। यानी कि अगर ब्लड की ड्रॉप अगर आप डालते हैं कहीं पे, उसके अंदर 1 mm/क्यूब में इस एरिया में कितनी पाई जा रही है। इस तरीके से आपकी एक स्लाइड होती है, उस पर ब्लड की ड्रॉप डालते हैं, माइक्रोस्कोप से चेक करते हैं, तो देखते हैं कि कितने एरिया में कितनी प्लेटलेट्स आ रही हैं, तो फिर उसी के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो निकल आती है आपकी 1.5 लाख से 3.5 लाख के आसपास आपकी प्लेटलेट्स इस बीच में रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। दे आर वेरी स्मॉल। ये कैसी होती है? बहुत छोटी होती हैं। नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी कि जैसे कि आपका आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड था, सेम इसी तरीके से ये भी क्या होती हैं? नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। और ये कैसी होती हैं? नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क की तरह होती हैं। कैसी होती है? डिस्क की तरह। जैसे वो होती ना, ये कैसी थी? कॉनकेव थी। ठीक है, और ये कैसी है? बिल्कुल नॉर्मल इस तरीके से। ठीक है, डायमीटर इसका कितना होता है? अब जैसे अगर ये है आपकी प्लेटलेट्स है, तो इसका डायमीटर समझ रहे हो ना? ठीक है, डायमीटर कितना होगा? 2 to 4 माइक्रोमीटर या मिलीमीटर। ठीक है, तो ये बात थी हमारी प्लेटलेट्स के बारे में। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इसके बारे में, ल्यूकोसाइट यानी व्हाइट ब्लड कार्पसल्स या व्हाइट ब्लड सेल, जो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है, यानी कि आपका प्रतिरक्षा तंत्र, आपकी इम्यूनिटी। ठीक है, इसी से बनती है। तो देख लेते हैं ल्यूकोसाइट WBC होती है, कैसी होती है? ये पहली बात तो कैसी होती है? कलरलेस। कैसी होती है बेटा? कलरलेस और एक्टिव होती है। एक्टिव और मोटाइल। मोटाइल का मतलब क्या है? चलती फिरती रहती है, इधर से उधर, उधर से इधर। ठीक है, पूरी बॉडी में आपके फ्लो करती रहती हैं। और एक्टिव होती हैं, क्योंकि भाई अगर यही एक्टिव नहीं होगा तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो पाएगा क्या? ठीक है, तो एक्टिव होती हैं और मोटाइल होती हैं और कलरलेस भी होती है, इसका कोई कलर नहीं है। ठीक है, अच्छा, इट कंटेन्स न्यूक्लियस, तो इसे क्या बोल देंगे? न्यूक्लिएटेड। आपका WBC ही है जो केवल कैसा होता है? न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि न्यूक्लियस इसमें पाया जाएगा। ठीक है, नॉर्मल रेंज जो होती है आपकी ब्लड में WBC कितनी होनी चाहिए? वो होती है 7000 से लेकर प्लस माइनस 3500 मिलीमीटर/क्यूब। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 7000 प्लस माइनस 3500, यानी 7000 से 3500 बढ़ भी सकती है और 3500 कम भी हो सकती है। ठीक है, ओके। अब बात कर रहे हैं हम WBC की, तो ये कितनी तरीके की होती है? 2 टाइप्स की। पहला है आपका ग्रेनुलोसाइट, दूसरा है आपका एग्रेनुलोसाइट। मैंने जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट यानी कि उसमें क्या पाए जाएंगे? ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे। ठीक है, क्या पाए जाएंगे? ग्रेन्यूल्स। और एग्रेनुलोसाइट में विदाउट ग्रेन्यूल्स होगा। ठीक है, अब इसके न्यूक्लियस में क्या अंतर है दोनों में? आपने देखा होगा टर्म पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस, मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियस। ठीक है, आप पूछेंगे सर ये क्या होता है पॉलीमॉर्फिक और मोनोमॉर्फिक? तो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि जो न्यूक्लियस में आपकी डिफरेंट शेप्स होती हैं उसको कह देते हैं हम पॉलीमॉर्फिक। ठीक है,
अब मोनोमॉर्फिक किसको कह देंगे, जो एक ही जैसा शेप का होगा थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम, जब से उसका जन्म हुआ, जब से वो खत्म हो गया तब तक। तो सेम अगर रहता है तब तो क्या बोलेंगे, मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियस। अगर वो बीच बीच में अलग अलग स्टेजेस पे अपनी शेप बदल रहा है तो क्या बोलेंगे उसको, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट्स की। किसकी, ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, तो इसमें आपके आ जाते हैं तीन। पहला है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा स्नोफिल्स और बेसोफिल्स। ये तीन तरह के होते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें ले लेते हैं हम न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स आपका 60 से 70% होता है किसका, WBC का। सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन होगा आपका, न्यूट्रोफिल्स ही होगा, 60 से 70%। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, इट फंक्शन एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। न्यूट्रोफिल्स कैसे काम करता है आपका, डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए कैसे कहते हैं इसको, फेगोसाइटिक इन नेचर। ठीक है, यानी कि मान लीजिए आपका क्या है, ये न्यूट्रोफिल्स है। ठीक है, और ये आपका आ गया बैक्टीरिया या वायरस। ठीक है, तो क्या करेगा, ये फेगोसाइटिक नेचर है इसका, तो ये क्या करेगा, धीरे 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 इसके पास आएगा। ठीक है, और क्या करेगा, इसको धीरे धीरे अपनी लेयर तोड़ के ये इसको इनगल्फ कर लेगा अंदर, और फिर डाइजेस्ट कर जाएगा, बिल्कुल उसको ब्रेक डाउन कर देगा। तो इस तरीके से ये फेगोसाइटिक इन नेचर है। तो अब समझ में आ गया फेगोसाइटिक का मतलब क्या है। ठीक है, इट इज नियरली सर्कुलर। पूरा सर्कुलर नहीं होता है, लेकिन नियरली क्यों लिखा है यहाँ पे, थोड़ा बहुत सर्कुलर की तरह लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात थी हमारी न्यूट्रोफिल्स की। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम स्नोफिल्स की। किसकी, स्नोफिल्स। आपने लोगों ने सबने ही सुना होगा, स्नोफिलिया हो गया, स्नोफिलिया हो गया, छींकें आ रही हैं, रैशेस हो रहे हैं। ठीक है, स्नोफिल काउंट बढ़ गया, सुना होगा आप सभी ने। तो क्या होता है उसी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज होती है स्नोफिल्स। ये क्या है, हमारी WBC का ही पार्ट। ठीक है, ये कितना होता है, 1 से 4% ऑफ WBC, 1 to 4%। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में। अब नंबर ऑफ स्नोफिल्स इंक्रीज इन एलर्जिक कंडीशंस। ठीक है, एलर्जिक कंडीशंस जब आपकी होती हैं तो उसमें हमेशा आपका क्या बढ़ा हुआ आता है, स्नोफिल का नंबर या काउंट बढ़ा हुआ आपका हमेशा आएगा। जैसे कि अस्थमा है अगर आपको, या फूड एलर्जी। फूड एलर्जी आप जानते हैं, जैसे अमेरिका में मोस्ट ऑफ द पीपल आर एलर्जिक फ्रॉम पीनट, यानी कि आपकी मूंगफली। ठीक है, यहाँ तक कि उनकी जान भी जा सकती है, इतना ज्यादा एलर्जिक होते हैं वो, किससे, पीनट से। ठीक है, डिफरेंट चीजों से एलर्जी होती है लोगों को, लेकिन अमेरिका में मैक्सिमम 40% पीपल आर एलर्जिक फ्रॉम पीनट एलर्जी। तो वहां पे जो भी प्रोडक्ट में अगर पीनट होता है या मूंगफली का कुछ भी एक्सट्रैक्ट होता है तो वहां क्लियरली विजिबल होता है आगे की तरफ कि ये इट कंटेन्स पीनट। ठीक है, आगे बात समझ में। तो वो हो गई फूड एलर्जी, या किसी ड्रग से आपको क्या है बेटा, सेंसिटिविटी है। ठीक है, तब क्या होगा, आपका स्नोफिल्स काउंट बढ़ा हुआ आएगा। क्लियर, दे आर मोटाइल। और कैसे होते हैं ये, मोटाइल होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह। मेनली डिटॉक्सिकेटिव इन नेचर, यानी टॉक्सिसिटी आपके अंदर जो ब्लड में आ गई है उसको खत्म करने का काम या कम करने का काम कौन करेगा, स्नोफिल्स। ठीक है, तो कैसा है ये, डिटॉक्सिव इन नेचर। और इसका जो न्यूक्लियस होता है कैसा होता है, बाइलोब्ड। बाई माने दो, लोब्ड माने लोब बने हुए होंगे। जैसे नॉर्मल न्यूक्लियस कैसा होता है, इस तरीके से सेल, और ये न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस कैसा होगा, ये सेल और बाइलोब। ये एक लोब यहाँ होगा, दूसरा लोब यहाँ, 1 और ये 2। ठीक है, क्लियर। तो हम कैसे पहचानेंगे माइक्रोस्कोप में स्नोफिल्स को, कि उसका जो न्यूक्लियस होगा कैसा होगा, बाइलोब। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं हम बेसोफिल्स की। ठीक है, तो बेसोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है बेटा, एस शेप का। कैसे शेप का, एस शेप का। इसीलिए क्या होता है ये, ट्रीलोब, यानी कि एस शेप इस तरीके का होता है। तो एक लोब यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ आ गया, तीसरा ये यहाँ आ गया, इस तरीके से एक, दूसरा लोब, ये तीसरा लोब।
इस तरह का कुछ न्यूक्लियस होता है इसका। तो हम कैसे पहचानेंगे बेसोफिल्स कि उसका जो न्यूक्लियस होगा कैसा होगा, एस शेप का होगा, ठीक है। और 3 लोब पाए जाएंगे उसमें, तो हम पता कर सकते हैं कि वो हम क्या देख रहे हैं, बेसोफिल्स देख रहे हैं या इसिनोफिल्स देख रहे हैं। क्लियर? चलिए, इट सिक्रीट हिस्टामिन, हेपेरिन और सेरोटोनिन। बेसोफिल्स क्या करता है आपका, हिस्टामिन रिलीज करता है, हेपेरिन और सेरोटोनिन, ये 3 तरह के जो केमिकल्स हैं आपकी बॉडी में जो नेचुरल पाए जाते हैं उनको रिलीज करता है, ठीक है। और इट हेल्प्स इन इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस, ये क्या करता है, जो आपकी बॉडी में इंफ्लेमेशन होती है उसमें क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है, उनको बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। अब कितना होता है ये, 0.5 से 1% ऑफ WBC, ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है। चलिए